हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। डू यू नो रेबीज़ है क्या? क्यों हम लोग पपीज़ को वैक्सीन कराने वेट क्लिनिक लेके जाना पड़ता है हमें? क्यों इतना हेल्थ रिस्क पैथोजन रेबीज़ को कहा जाता है ह्यूमन साइड पर? इसकी वैक्सीनेशन कैसे होती है? कितने बूस्टअप डोजेज होते हैं? इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? क्यों जब एक एनिमल या ह्यूमन रेबिड हो जाता है तो उसके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है? इसके साथ साथ कौन कौन से एनिमल है जिनमें रेबीज़ हो सकता है डॉग के अलावा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो रेबीज़ है, इसका जो दूसरा नाम है वो है हाइड्रोफोबिया। इसके साथ साथ इसको मैड डॉग डिजीज भी कहा जाता है। इसके वायरस, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसके वायरस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो है मोनोनेगोवायरल्स। इसका मतलब ये है, मोनो वर्ड का मतलब यानी कि वन, और नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये। इसकी जो फैमिली है उसको हम लोग कहते हैं रेब्डोवायरिडी। जो इसके जीनस है वो है लाइजा वायरस। इसी सेम रेब्डोवायरिडी के अंदर एफीमीरो वायरस भी आता है और वेजिको वायरस भी आता है, जो बोवाइन एफीमीरल फीवर भी काज करता है और वेस्क्यूलर स्टोमेटाइटिस काज करता है रेस्पेक्टिवली। इसके साथ साथ अगर हम इसके होस्ट की बात करें तो मुख्तलिफ डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। पर उससे पहले इसकी रेबीज़ का मतलब क्या है? ये एक संस्कृत वर्ड रेबास से निकला है जिसका मतलब है डू वायलेंस। वायलेंस आप सब समझते हैं। ये एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है जो क्या काज करता है? जानलेवा एनसेफेलोमाइलाइटिस, यानी कि जो ब्रेन है और मेनिंजेस है उनमें इन्फ्लामेशन काज करता है। इन्फ्लामेशन के बारे में आप सबको पता है। इसके साथ साथ अगर इसके होस्ट की बात करें तो डॉग्स, कैट्स, वाइल्ड कैट्स यानी कि जंगली बिल्लियाँ, जेकाल्स, वॉल्फ, बैट, चिमगादड़ जो होता है, ये सारे इसके होस्ट में आते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन रिस्क भी है। ये जोनेटिक डिजीज़ है जो ह्यूमन में भी फैल सकती है। आप सबको पता है कि सक्खर डिवीज़न के अंदर जो हाई कोर्ट है उसका जो ऑर्डिनेंस है स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर और रेबीज़ वैक्सीन के ऊपर, ये सब आपको पता है क्योंकि ये एक जोनेटिक डिजीज़ है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र बहुत ही रेयर है, पर अगर एक रेबिड ह्यूमन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं एक नॉन इन्फेक्टेड एनिमल में तो वहाँ पे सिम्टम्स हमें नज़र आ सकते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 1885 के अंदर लॉइस पास्चर ने इसकी वैक्सीन दरियाफ्त की थी और उससे कुछ सालों बाद 1903 के अंदर ये डिटेक्ट हुआ था कि इसका जो वायरस, रेबीज़ वायरस है, वो लाइजा वायरस है। अगर वायरस की मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये बुलेट शेप वायरस होता है। हेलिकल लाइक इसका कैप्सिड होता है जिसके सराउंडिंग लिपिड होता है। 180 नैनोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। इस वायरस के अंदर जीनोम आरएनए होता है। आरएनए के अंदर एन जीन होता है, पी जीन होता है, एम जीन होता है, जी जीन होता है और एल जीन होता है। एन यानी कि न्यूक्लियोजीन, पी यानी कि फॉस्फोजीन, एम यानी कि मैट्रिक्स जीन और एल यानी कि पॉलीमरेज जीन। जो जी जीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यही इम्यूनोडोमिनेंट प्रोटीन होता है। एन प्रोटीन एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जो डायग्नोसिस के पर्पस के तौर पर काम आता है। वायरस रिप्लिकेशन की बात करूं, जैसे ही वायरस मोस्टली न्यूरॉन के अंदर जैसे ही ये जाता है तो वहाँ पर पहले ये अपने नेगेटिव सेंस आरएनए को पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट करता है और फिर राइबोसोम्स की मदद से अपने प्रोटीन्स बनाता है। इसके साथ साथ यही नेगेटिव सेंस आरएनए कॉम्प्लीमेंट डीएनए के पास जाकर अपना मैसेंजर आरएनए जो अपना आरएनए बनाता है
और फिर यही आरएनए और इसके जो प्रोटीन मिलकर वायरियोन बनाते हैं। अगर इसके फिजिकल इनएक्टिवेशन की बात करें तो ये हाईली सेंसिटिव है टूवर्ड्स दी हीट, टूवर्ड्स पीएच <3 एंड मोर देन 11। अल्ट्रावायलेट लाइट से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, सनलाइट के साथ साथ डिटर्जेंट्स वगैरह से भी, नॉर्मल से भी ये डीएक्टिवेट हो सकता है। केमिकल इनएक्टिवेशन की मैं बात करूं तो 70% इथेनॉल, आयोडीन, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये एक चीज़ होती है वैक्सीन के तौर पे काम आती है जिसको इनएक्टिवेट बनाती है। सॉप, डिटर्जेंट्स, इसके साथ साथ लिपिड सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह से भी ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अगर हम लोग एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें तो ये वायरस क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है न्यूरॉन पर, उसको ये ब्लॉक कर देता है या उसके थ्रू ये अटैचमेंट करता है और अपने जीनोम को अंदर इनोक्यूलेट करता है न्यूरॉन के अंदर। जो रेबीज़ डिजीज़ है, ये इसके 2 किस्म के साइकिल्स होते हैं। एक को हम लोग अर्बन साइकिल कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन के पास आए। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, हमारे कैटल हो गए, ये सारे हॉर्सेस हो गए। और दूसरा है सेलेक्टिक, यानी कि जंगल साइकिल, जो वाइल्ड एनिमल्स है जैसे कि वॉल्फ हो गया, उनके हैंडलिंग के अंदर जो वाइल्ड इंस्पेक्टर्स वहाँ पे होते हैं, हमारा डिपार्टमेंट होता है, वेटरनरी डिपार्टमेंट वहाँ पे होता है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनसे ह्यूमन में ये आ सकता है हैंडलिंग के दौरान। अगर इसके ट्रांसमिशन की हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल जो सोर्स है वो इन्फेक्शियस एनिमल यानी कि रेबिड एनिमल के थ्रू आ सकता है, उसके सलाइवा और उसके ब्रेन मटेरियल के थ्रू। इसके साथ साथ बाइट्स ऑफ रेबिड एनिमल, यानी कि जब वो एनिमल बाइट करता है तब वो आ सकता है। इसके साथ साथ लिकिंग यानी कि जब वो एनिमल छूता है, डॉग जो है या कोई भी इसका जो होस्ट है रेबिड एनिमल का, रेबिड इन्फेक्टेड एनिमल, उसके छूने से वाई ऑन ओपन वुंड, जब किसी नॉन इन्फेक्शियस बंदे के पास उसको ज़ख्म हो तो वो वहाँ पे लिकिंग करे, तब भी ये फैल सकता है। उसके माउथ के थ्रू, आइज़ के कांटेक्ट के थ्रू और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू भी ये जा सकता है। पैथोजेनेसिस की मैं बात करूं तो स्ट्रीट डॉग्स आपने देखे होंगे। अगर वो स्ट्रीट डॉग्स रेबिड एनिमल है, अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमन को काटता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसल्स के अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद ये जो वायरस है सेकेंडली जाता है न्यूरॉन्स के पास, जो भी पेरिफेरल नर्व होती है वहाँ पे जो न्यूरॉन एंडिंग्स होती है, वहाँ पर ये जाकर एसिटाइल कोलिन उसके रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करके ये अपने आप को इनोक्यूलेट करता है न्यूरॉन के अंदर। जो 4th स्टेज है वहाँ पर ये जाकर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा। उसके बाद ये ब्रेन और मेनिंजेस में जाकर मल्टीप्लाई खुद को करेगा। उसके बाद ये दोबारा से वापस आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स के पास और सलाइवा का हिस्सा बन जाएगा रेबिड एनिमल का। ये इसका पैथोजेनेटिक साइकिल है। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है सेंट्रीपीटल और एक आता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपीटल यानी कि टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूव करता है, मूवमेंट होती है। और दूसरी जो मूवमेंट है सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सीएनएस के बाद ये नेगरी बॉडीज़ फॉर्म करने के साथ साथ ये सलाइवरी ग्लैंड्स और वेरियस ऑर्गन्स की तरफ मूव होता है रेबिड एनिमल के अंदर। अगर हम लोग इंक्यूबेशन की बात करें तो 14 डेज से 90 डेज यानी कि 90 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये सारा डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। नंबर 1 साइट ऑफ बाइट, यानी कि बाइट कहाँ पर हुआ है, टांग पर या लिम्स, फोर लिम्ब पर या किसी और ऑर्गन से, वहाँ से स्पाइन सीएनएस कितना दूर है। दूसरा है नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी दफ़ा रेबिड एनिमल ने उसको काटा है, ह्यूमन को या किसी डोमेस्टिक एनिमल को। तीसरा है लोड ऑफ वायरस, के वायरस की क्वांटिटी कितनी थी उस बाइट के दौरान। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे जो स्टेज आती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज। जो नंबर 2 पर है अक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज, जिसको हम लोग फ्यूरियस फॉर्म भी कहते हैं। तीसरे पे पैरालिसिस यानी कि डंप फॉर्म या कोमा फॉर्म भी इसको कहते हैं। चौथे पे डेथ हो सकती है, बहुत ही रेयर है, रिकवरी हो जाती है अगर सही तरीके से हम लोग जल्दी उसको ट्रीट कर लें।
अगर मैं फ्यूरियस फॉर्म की बात करूं तो वहाँ पर एनसेफेलाइटिस हमें शो होगी जानवर के अंदर, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। रेस्टलेस होगा, नर्वस साइंस यानी कि डिप्रेस नज़र आएगा, एग्रेसिव यानी कि वो चित्तापन डॉग के अंदर नज़र आएगा। इसके साथ साथ वो डेंजरस लॉसेस फियर करेगा वो किसी और ह्यूमन से, जो आम ह्यूमन से, और बार्किंग करेगा। इसके अलावा वो काट भी सकता है। हाइड्रोफोबिया की कंडीशन भी नज़र आएगी, एक्सेसिव सलाइवेशन यानी कि झाग बहुत आएगा। इसके साथ साथ वो जो लाइट से डरेगा, यानी कि वो अपने आप को अंधेरे में रखना पसंद करेगा, हाइपरथेसिया। इसके साथ साथ जो दूसरी जो है डंप फार्म, जिसको हम लोग कोमा फार्म कहते हैं, उसमें ये होता है कि एनिमल के अंदर पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है। आमतौर पर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होती है, जिसकी वजह से एनिमल सांस नहीं ले सकता और उसकी डेथ हो सकती है अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हम इंसेफेलाइटिस में देखेंगे कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन है या नहीं, पेरीवेस्कुलर कफिंग ऑफ द लिम्फोसाइट्स। जो ब्रेन में हम लोग जब स्टेनिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पर हमें लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, पॉलीमॉर्फिक जो हमारे सेल्स होते हैं। इसके साथ साथ नेग्री बॉडीज़। अब ये नेग्री बॉडीज़ क्या होती है? नेग्री बॉडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो नेग्री बॉडीज़ ओवल राउंड शेप बॉडीज़ होती हैं ब्रेन के अंदर, जो बेसिकली वायरस के पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे हम लोग रैबिड एनिमल का ब्रेन खाते हैं, जैसे कि चाइनीज़ डॉग्स वगैरह खाते हैं, और अगर हम लोग डोमेस्टिक एनिमल में कैटल का, इन्फेक्टेड कैटल का अगर खाते हैं तो ह्यूमन के अंदर ये आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रीट वायरस की और फिक्स्ड वायरस की। इन दोनों में फ़र्क क्या है? रेबीज़ जो वायरस है वो स्ट्रीट वायरस भी होता है, फिक्स्ड वायरस भी होता है। अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये जो फिक्स्ड वायरस है, ये हम लोग लेबोरेटरी के अंदर बार बार उसको रैबिट के अंदर इनोक्यूलेट करते हैं और फिर वहाँ से वैक्सीन के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड वायरस। और स्ट्रीट वायरस जो नॉर्मली हमें स्ट्रीट डॉग्स वगैरह में, रैबिड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह में मिलता है। अगर हम लोग इसके सोर्सेज की बात करें तो ये नेचुरली, ये तो हमें जो फिक्स्ड वायरस है ये हमें रिपीटेड कल्चर की वजह से मिलता है रैबिट्स के अंदर, और वो जो स्ट्रीट वायरस है वो हमें नेचुरली मिलता है। इसका अगर हम नेग्री बॉडीज़ की बात करें तो फिक्स्ड वायरस के अंदर कोई भी नेग्री बॉडीज़ नहीं बनती, और जो स्ट्रीट वायरस है वो नेग्री बॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो फिक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन होता है, वेयर एज जो स्ट्रीट वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 60 दिन तक हो सकता है, टुवर्ड्स द 90 डेज। पैथोजेनेसिस की बात करूं तो ये फिक्स्ड वायरस कोई भी पैथोजेनेसिस काज नहीं करता एनिमल्स के अंदर, पर ह्यूमन हैंडलिंग जो वहाँ पे लेबोरेटरी में ह्यूमन काम करते हैं वहाँ पर हल्के फुल्के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, वेयर एज जितने भी मेमल्स हैं वहाँ पर ये जो स्ट्रीट वायरस है ये अपनी डिजीज़ कॉज करता है। वैक्सीन प्रिपरेशन की बात करें तो फिक्स्ड वायरस से वैक्सीन बन सकती है, और जो स्ट्रीट वायरस है वो वैक्सीन के लिए काम नहीं आता। डायग्नोसिस की बात करें तो फील्ड के ऊपर भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और लेबोरेटरी में सैंपल ले जाकर डायग्नोस कर सकते हैं। फील्ड के अंदर जितने भी मैंने फ्यूरियस और डंब फार्म क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाएं, ये सारे सिम्टम्स अगर एनिमल में नज़र आए क्लिनिक पर या फील्ड में, अगर आपको एनिमल नज़र आए तो ये हमारे साइंस हो सकते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, अगर एनिमल लाइव है तो हम उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ सलाइवा और सीरम निकालते हैं, और अगर एनिमल डेड है तो हम उसके ब्रेन टिश्यू का कल्चर, ब्रेन टिश्यू पार्ट लेते हैं और लेबोरेटरी में जाकर ये वेरियस टेस्ट स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसके साथ साथ एलाइजा होता है, इम्यूनो परऑक्सीडेज टेस्ट आता है, और DNA सीक्वेंसिंग वगैरह से हम लोग पता चला सकते हैं कि आया ये रेबीज़ वायरस है या समथिंग एल्स। अगर वैक्सीन की मैं बात करूं तो अभी सेल कल्चर वैक्सीन का दौर है। 1980 से ये स्टार्ट हुआ है। 1880 में तो लुईस पास्चर ने बनाई थी,
पर वो वैक्सीन ज़्यादा कारामद नहीं थी। और उसके बाद भी कुछ वैक्सीन आई जो थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। पर 1980 में जो ये चिक एम्ब्रियो से, डक एम्ब्रियो से जो हमने वैक्सीनें बनाई है, ये ज़्यादा फीजेबल भी है और ये काम भी आती है फील्ड के अंदर। रेबीज़ की वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो रेबीज़ की वैक्सीन के अंदर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन आती है, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन आती है जिसको हम लोग नॉर्मली PCECV कहते हैं। इसके साथ साथ प्यूरिफाइड वीरो सेल रेबीज़ वैक्सीन आती है और प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन भी आती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कि अगर हम लोग बात करें कैसे इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है, तो प्री एक्सपोजर यानी कि डिज़ीज़ होने से पहले की अलग प्रिवेंशन कंट्रोल टेक्निक है, और अगर डिज़ीज़ यानी कि पोस्ट एक्सपोजर यानी कि अगर वो रेबिड एनिमल बाइट कर दे उसके बाद कौन सी मैनेजमेंट आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन हमें करनी है एनिमल के अंदर। मोस्टली जो पपीज़ होते हैं 3 मंथ्स की एज पर हम लोग उसको फर्स्ट डोज देते हैं और उसके बाद 2 से 4 हफ्ते बाद यानी कि 4th वीक की एज पर उसको बूस्टर डोज देते हैं और हर साल उसको रिपीट करते हैं, वैक्सीन करते हैं, आमतौर पे डॉग्स को क्लिनिक के अंदर। जो इसके वाइल्ड एनिमल में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर हम लोग एडिबल फूड बेट के थ्रू वैक्सीन करते हैं ओरली। हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू या ऐसे एरोप्लेन्स वगैरह के थ्रू पूरे फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जेकाल्स, वॉल्फ वगैरह वहाँ पे हम लोग ये स्प्रे वगैरह और या इसको फूड पार्टिकल्स को फेंकते हैं ताकि वो भी वैक्सीनेटेड हो जाए। ये भी एक प्री एक्सपोजर टेक्निक है। पोस्ट एक्सपोजर में हम लोग क्या करते हैं, जब रेबिड एनिमल बाइट कर ले उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर 1 पर वुंड मैनेजमेंट, नंबर 2 पर वैक्सीनेशन, नंबर 3 पर हमें एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती है इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू। वुंड मैनेज में हम लोग क्या करते हैं, वुंड को वॉश करते हैं क्योंकि ये इजीली सॉप वगैरह से इनएक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग वॉशिंग करते हैं। नंबर 2 पर हम लोग डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं जैसे कि अल्कोहल, डेटॉल वगैरह। उसके बाद नंबर 3 स्टेप पे वुंड शुड बी केप्ट ओपन, उसको ओपन ही रखना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी हमें पट्टी वगैरह नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पर नो लोकल इरिटेशन यानी कि ये श्योर रखना चाहिए कि कोई भी इरिटेशन वगैरह ना हो पेशेंट के अंदर। और नंबर 5 पे हम लोग टीटनस यानी कि जो टीटनस के इंजेक्शन आते हैं वो भी दे सकते हैं ताकि एक्सीडेंट वगैरह में टीटनस वगैरह सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह का चांस ना हो। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। वैक्सीनेशन 0 डे पे, जब एनिमल ने ह्यूमन को काटा है, ह्यूमन के साइड पे 0 पे, 3रे दिन पर, 7वें दिन पर, 14 डेज़ पर, 28 डेज़ पर और 90 डेज़ पर आखिरी डोज लगता है डॉग की वैक्सीन का ह्यूमन के अंदर। इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन उसी दौरान होती है। एंटीबॉडीज़ हम लोग इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू, जहाँ पर भी किसी डॉग ने काटा है तो उसके सराउंडिंग हम लोग सिरिंज के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन करते हैं एंटीबॉडीज़ की। ये पैसिव इम्यूनिटी में आती है। अगर कैटेगरीज़ की हम लोग बात करें तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 किस्म के बाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उस इन्फेक्टेड एनिमल ने खाली लिक किया है यानी कि छुआ है तो हम लोग खाली वॉश करेंगे। अगर उसने छुआ है और माइनर सा स्क्रैच आया है स्किन के ऊपर ह्यूमन को तो हम लोग वॉश और वैक्सीन दोनों करेंगे। और अगर उसने छुआ भी, काटा भी है, उसके साथ साथ स्किन भी ब्रोकन हुई है तो हम लोग वैक्सीनेशन भी करेंगे, उसको वॉश करके वैक्सीन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एंटीबॉडीज़ भी उस पेशेंट को देंगे ह्यूमन साइड पे। अब सबको पता है कि 28 सितंबर को रेबीज़ डे मनाया जाता है लुइस पास्चर की याद में। आई होप ये छोटी सी कोशिश आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई पर आई होप दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस।